हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज हिंदी साहित्य के इस क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं व्याख्या के बारे में। आप सबको पता है कि जो सेकंड पेपर है हमारा, उस सेकंड पेपर का जो पहला क्वेश्चन होता है वो व्याख्या का होता है और उस प्रश्न में पद्य और गद्य दोनों से व्याख्या दी जाती है और हमें व्याख्या करना होता है। ये काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और आपको पता है कि इसमें हमें 150 शब्दों में व्याख्या करनी होती है। वैसे तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम है क्योंकि व्याख्या एक ऐसी शैली है व्याख्या की कि जब हम व्याख्या करते हैं तो प्रायः उसमें हम विस्तार कर देते हैं, हम फैल जाते हैं। तो बड़ा कठिन होता है कि 150 शब्दों में कैसे किसी पंक्ति के आशय को, अर्थ को स्पष्ट किया जाए, साथ ही साथ व्याख्या के जो और दूसरे पहलू हैं, जिसमें उसका भाव पक्ष है, उसका शिल्प पक्ष है, उनके वैशिष्ट्य को निरूपित करना, दिखाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो व्याख्या करते समय जो प्रैक्टिकल समस्या आती है, वो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, तब इसके बारे में चर्चा मैं करूं। पहली चीज तो ये है कि कुछ रचनाओं में तो बड़ा आसान है, हम पंक्तियां पढ़ते ही समझ जाते हैं कि ये कहाँ से पूछी गई हैं। जैसे कबीर की पंक्ति साफ-साफ समझ में आ जाती है। सूरदास का पद हमें समझ में आ जाता है। अमूमन तुलसी में थोड़ी-सी समस्या आती है क्योंकि तुलसी में 2 रचनाएँ हैं, लेकिन दोनों की भाषा अलग-अलग है, अवधी और ब्रज है, कवितावली और सुंदरकांड की। लेकिन वहाँ थोड़ा-सा आशय हमें समझने में कठिनाई आती है। चूँकि अगर आपने पूरा का पूरा सुंदरकांड और कवितावली को नहीं पढ़ा है, तो ठीक ढंग से उसके आशय को नहीं समझा है, तो कोई अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत अच्छे से आपको अगर उसका आशय मालूम है तभी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें जायसी को, तो जायसी की पद्मावत की पंक्तियाँ हैं, वो भी अवधी में है, हमें समझ में तो आ जाती है कि पंक्तियाँ पद्मावत से ली गई हैं। लेकिन उसका आशय समझ में नहीं आएगा। आपको ठीक ढंग से सारे पंक्तियों को, जो 2 खंड लगे हुए हैं, सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड, उसकी सारी पंक्तियों को खूब ढंग से आपको जानना पड़ेगा। ठीक है ना? कबीर के दोहों में भी ये समस्या है। कबीर के दोहे कुछ ऐसे दोहे जिनमें योग की शब्दावलियों का प्रयोग है, वहाँ कठिनाई आती है, मैं बता दूँ आपको। वहाँ आपको समस्या आएगी क्योंकि योग के शब्दावलियों का अर्थ नहीं जानते। जैसे उसमें उन्मनी शब्द आया है ना? तो उन्मनी शब्द या और ऐसे शब्द जो आए हैं योग के, तो उनको अगर आप नहीं जानते तो फिर कैसे लिख पाएंगे? तो पद्मावत में से आपको समझने की जरूरत है। फिर इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो भारत भारती से अगर कोई पंक्ति दी गई है, मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना, कोई समस्या नहीं आने वाली है, बड़ा सरल है, एकदम आसानी से कर लेंगे आप। कुरुक्षेत्र की कोई पंक्ति है, बहुत आसान है, आसानी से आप कर लेंगे। एक बार अगर कुरुक्षेत्र को पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से राम की शक्ति पूजा, कोई समस्या नहीं है, राम की शक्ति पूजा की पूरी स्टोरी मालूम है, आप आराम से कर लेंगे। कामायनी में भी समस्या नहीं है, कामायनी की पंक्ति शैली अलग है, कामायनी भी आप कर लेंगे। आगे बढ़े यदि हम, तो जो अज्ञे जी की पंक्ति है, वहां भी समस्या नहीं है। फिर समस्या नागार्जुन में भी नहीं है। समस्या आपको कहाँ आएगी? मुक्ति बोध की पंक्तियों की व्याख्या करने में, क्योंकि मुक्ति बोध की कविता आधुनिक कविता है, ब्रह्म राक्षस, और बहुत ही प्रतीकात्मक है और उसमें बड़े जटिल प्रतीक और बिंबों का प्रयोग किया है। फैंटेसी शैली में लिखी गई रचना है, वहां आपको समस्या आएगी। तो ये तो पद का एक पक्ष हो गया। अगर हम गद्य की बात करें तो गद्य में 4 उपन्यास आपको पढ़ने हैं, चारों उपन्यास में कोई समस्या नहीं आएगी। गोदान की भाषा शैली अलग है, कहानी अलग है, आप समझ जाएंगे। मैला आंचल की भाषा ही देखकर आप समझ जाएंगे कि मैला आंचल की पंक्तियां हैं। ऐसे ही यशपाल जी की जो रचना दिव्या है, उसकी ऐतिहासिक संदर्भ है, तो भाषा भी बहुत तत्सम प्रधान है, आप देखते समझ जाएंगे। महाभोज की भाषा एकदम सिनेमाई अंदाज में है, नाटकीय अंदाज में है, आप आसानी से पकड़ लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। अगर आप आ जाएं नाटक में, तो 3 नाटक हमें पढ़ने हैं। भारत दुर्दशा पहला है, भारतेंदु का, कोई समस्या नहीं।
भारत दुर्दशा में पंक्तियों को देखकर आप एक बार में जान जाएंगे और बड़े मजे से आप कर सकते हैं। आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश का है उसमें भी कोई समस्या नहीं, आधुनिक नाटक है और बड़ा सिनेमाई अंदाज में है। लेकिन जब आप स्कंदगुप्त की व्याख्या की पंक्तियां देखेंगे तो आपको बहुत कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि स्कंदगुप्त के जितने भी पात्र हैं वो सभी के सभी पात्र बहुत तत्सम प्रधान, बहुत अच्छी भाषा शैली उनकी है। पता नहीं चल पाता कि ये संवाद किसका है, प्रसंग पता करने में बहुत कठिनाई आती है, याद रखिएगा स्कंदगुप्त वाले व्याख्या में। दूसरी बात ये कि स्कंदगुप्त की भाषा शैली भी इतनी उलझी हुई है, थोड़ी जटिल है। आप जानते हैं प्रसाद जी की भाषा थोड़ी जटिल है, तो फिर उसमें उसका पूरा का पूरा प्रसंग और उसकी पूरी व्याख्या करने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो ये आप पहले से तैयार आपको रहना पड़ेगा। अब समस्या है कहानियों और निबंध की। निबंध में आप देखें तो दो जगह तो क्लियर है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो दो निबंध हैं, श्रद्धा भक्ति और कविता क्या है, उसका विषय वस्तु अलग है, आप देखकर जान जाएंगे। लेकिन बाकी के जो 7 निबंध हैं उसमें थोड़ी सी आपको पकड़ने में कठिनाई होगी कि किस निबंध से ये व्याख्या पंक्ति पूछी गई है, वहां थोड़ी समस्या आएगी। कहानियां ढेर सारी हैं, प्रेमचंद की कहानियों के तो हम संदर्भ प्रसंग पकड़ लेते हैं। कहानियां कुछ इस तरह की है और प्रेमचंद की जो भाषा शैली है वो एकदम सपाट है, तो प्रेमचंद की रचनाओं की पंक्तियां पढ़ने समझने में हमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन बाकी रचनाकारों की बाकी कहानीकारों की जो पंक्तियां हैं कहानी की, आपको दिक्कत आएगी, बहुत बारीकी से आपको कहानियों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो व्याख्या के जो रचनाएं हैं उनको लेकर एक समस्या है जो मैंने आपको रखी। दूसरी समस्या व्याख्या में यह है कि आपको 150 शब्दों में व्याख्या करनी है। कहीं कहीं तो ये काम आसान होता है, लेकिन जैसे सुर के पद की व्याख्या आप कर रहे हैं, अगर सुर का एक पूरा पद दिया हुआ है तो 150 शब्दों में करने में हम सब बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो जो पद है उसके आशय को ही आप खोलेंगे तो चला जाएगा आपको लगभग 100-150 शब्द में, तो वही चला जाएगा। फिर संदर्भ प्रसंग है, उसका भावगत शिल्पगत और भावगत उसका वैशिष्ट है, फिर कुछ प्रासंगिकता की बातें आपको लिखनी पड़ती हैं। तो कहीं कहीं तो बहुत मुश्किल है कहानियों में, नाटकों की व्याख्या करने में। लेकिन इसमें हमें जो अपने कौशल दिखाना है वो ये है कि हमें सामासिक शैली में, हमारी भाषा शैली बहुत सामासिक हो, बहुत बंधी हुई भाषा हो, जिसमें हम कम शब्दों में ज्यादा बात कह सके, ऐसी भाषा शैली का प्रयोग हमें करना होगा। बहरहाल व्याख्या करते कैसे हैं, व्याख्या का आशय क्या है, उसका पैटर्न क्या है, थोड़ा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए तो इसकी शुरुआत मैं करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्याख्या है क्या। पहले तो आप ये जानिए कि व्याख्या क्या है। देखिए, व्याख्या आपको जानना होगा कि व्याख्या का मतलब अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यानी कि कुछ ऐसी पंक्ति है जिसको एक्सप्लेन करने की, स्पष्ट करने की आवश्यकता है। एक चीज तो क्लियर है कि आपको उसके आशय खोलने को, उसका अर्थ खोलना है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां यह भी कह दूं कि व्याख्या का मतलब भाव पल्लवन नहीं है। हिंदी में एक आता है भाव पल्लवन, जहां एक पंक्ति दी जाती है, आपको उसका भाव विस्तार करना होता है। जैसे दे दिया गया कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अब इसका भाव पल्लवन करिए, तो आप क्या करते हैं, उसमें उसका पूरा आशय लिखते हुए कई तरीके से इसी पंक्ति के भाव को आप खोलते जाते हैं। इसी तरीके से कहीं आशय लिखने के लिए आया हुआ है, कहीं भावार्थ लिखने के लिए आया हुआ है, तो उसके जिस्ट को आप लिख देते हैं। व्याख्याएं जो अंश दिए, जो मूल गद्यांश या पद्यांश है, उसके आप भाव को लिख देते हैं। लेकिन व्याख्या में क्या करना होता है, व्याख्या का यदि शाब्दिक सही मायने में मैं आपको बताऊं तो व्याख्या का मतलब है उद्घाटन करना एक ढंग से। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो उद्घाटन, व्याख्या का मतलब है उद्घाटन। और उद्घाटन का क्या मतलब है, 3 बातें इसमें आपको उद्घाटित करनी है। एक तो उन पंक्तियों का अर्थ क्या है ना, ये आप उद्घाटित कर दिए। आप स्पष्ट कीजिए कि पंक्तियों का अर्थ क्या है, पूरे आशय नहीं। आशय का मतलब होता है उसका जिस्ट,
तो आ से नहीं, पूरा का पूरा अर्थ बताइए। आपको व्याख्या में पूरे व्याख्याएं पंक्तियों की अर्थ बताने की जरूरत पड़ती है, तो अर्थ बताइए। दूसरा, उसका जो भावगत वैशिष्ट है, भावगत सौंदर्य है, या वैशिष्ट जो कहिए आप, एक ही बात है। उसका भावगत सौंदर्य उद्घाटित करिए कि इसमें भाव के स्तर पर कवि ने क्या नई बात कही है, मौलिक बात कही है, क्या विशिष्ट बात इसमें कही गई है। और तीसरा है, इसमें आप उसका शिल्पगत, कला के पक्ष में क्या है, शिल्पगत सौंदर्य भी दिखाइए। और शिल्पगत सौंदर्य की चर्चा हम जब करते हैं तो उसमें हम दिखाते हैं कि भाषा कैसी है, रस क्या है, छंद क्या है, बिंब क्या है, प्रतीक क्या है, अलंकार उसमें कैसा प्रयोग किया है कवि ने। तो ये सारा कुछ शिल्प पक्ष। तो इन तीनों का एक ढंग से व्याख्या में उद्घाटन करना होता है। व्याख्या को मतलब है कि व्याख्या का आशय है कि आप व्याख्याय पंक्तियों के को खोलते हुए उसका ये वैशिष्ट उद्घाटन कीजिए, अर्थ भी बताइए और विश्लेषण विवेचन करते हुए उसके भाव और शिल्प को भी उद्घाटित करिए। ठीक है, मेरी बात समझ में तो आ गई होगी आपको। दूसरी बात ये भी है कि आपको जो जो व्याख्याय पंक्तियां दी गई हैं, उन व्याख्याय पंक्तियां आपको किस लिए दी गई हैं, आप इसको भी समझें। वो इसलिए दी गई हैं कि क्या आपने रचना को खूब ठीक से पढ़ा है या नहीं, और पढ़ा है तो उसे ठीक से समझा है अथवा नहीं। ये जांच करने का उद्देश्य होता है। जैसे हमारी रचना लगी हुई है गद्य और पद, तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप व्याख्या नहीं कर सकते। आप मान के चलिए कि आप पढ़े नहीं है, तो इसमें भले ही आप आंसर कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, कुछ आलोचना के प्रश्न या नोट्स पढ़ रखा है, उससे आप वहां तो काम चला सकते हैं। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपने रचनाओं को खूब अच्छे से मनोयोग से नहीं पढ़ा है तो व्याख्या तो हरगिज नहीं कर सकते। तो उद्देश्य ये है कि अगर हमारे सिलेबस में गद्य और पद्य की कुछ रचनाएं लगी हैं, तो आपने उन रचनाओं को खूब अच्छे से पढ़ा है, रसास्वादन किया है, उसका आस्वादन किया है और खूब अच्छे से आप उसको जानते हैं। जानेंगे तभी इन चीजों को उद्घाटित कर पाएंगे। तो इसलिए आपका रचना का पढ़ा होना बहुत जरूरी है। अगर रचना पढ़ा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो व्याख्या में भावों और विचारों, जिसमें व्यक्त और व्याख्याय पंक्तियों में, व्याख्याय पंक्ति कहते हैं जिन पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्याख्याय पंक्तियां। तो व्याख्याय पंक्तियों में व्याख्याय जो पंक्तियां हैं, उन व्याख्याय पंक्तियों में जो रचनाकार ने जिन भावों और विचारों को उसमें स्पष्ट किया है या उसमें रखा है, आपको उसको उद्घाटित करना है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि केवल आशय ही स्पष्ट नहीं करना है, अर्थ ही स्पष्ट नहीं करना है, बल्कि उसमें जो वैशिष्ट है, काव्यगत और शिल्पगत जो वैशिष्ट है, उसे भी आपको उद्घाटित करना है। इसलिए कहा जाता है कि व्याख्या में अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रदर्शन की पूरी गुंजाइश रहती है। अच्छा, ये चीजें कहां से आएंगी? आपने रचना को पढ़ा है तो उसकी आलोचना को भी पढ़ा है। जैसे आपने कबीर को पढ़ा, तो कबीर की केवल जो 100 दोहे पढ़ने हैं उसे ही नहीं पढ़ा, कबीर की आलोचना पक्ष को भी पढ़ा। और आलोचना पक्ष का मतलब है कि कबीर का भावगत वैशिष्ट क्या है, कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर की रचनाओं में जीवन, समाज, दर्शन, भक्ति, है ना, इन सब के बारे में क्या दृष्टिकोण है कबीर का, और कबीर कैसे आज प्रासंगिक है। ये जितने सारे पक्ष हम पढ़े होते हैं, जहां जहां व्याख्या में उसकी जरूरत पड़ती है, उन सारे चीजों को हम डालते हैं। इसीलिए कहते हैं कि व्याख्या में अध्ययन, मनन और चिंतन की पूरी गुंजाइश, उसमें प्रदर्शन की पूरी पूरी गुंजाइश होती है। जो मूल अंश दिया गया है व्याख्या पंक्तियां, उसके भावों और विचारों का समुचित और संतुलित विवेचन करना होता है। एक समुचित तरीके से जो उसका अर्थ स्पष्ट करना है, जो उसका वैशिष्ट बताना है, और संतुलित भी रहे। संतुलित जब हम कहते हैं तो इसका मायने है, इसका मायने ये है कि ऐसा नहीं कि भावगत पक्ष को खूब ज्यादा दे दिया और शिल्प वाला छोड़ दिया, या शिल्प वाले में खूब लिख दिया, भाषा पे या सब पे लिख दिया और भाव पक्ष छोड़ दिया। नहीं, दोनों में बैलेंस होना चाहिए।
अब अगर हम लोग बात करें, अच्छा एक चीज और भी है कि अगर आप उन पंक्तियों में किसी बात से सहमत हैं तो उसकी तर्क संगत पुष्टि भी कीजिए एग्जाम्पल देकर, है ना। और यदि आप असहमत हैं तो उसका भी खंडन करिए। कोई अगर पंक्तियों में कोई आलोचना करनी है तो आप आलोचना भी करिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कबीर के बारे में, कबीर की भाषा को लेकर आचार्य शुक्ल ने आलोचना की है कि कबीर की भाषा काव्यगत नहीं है, काव्य वाले सौंदर्य जो होना चाहिए और काव्य में जिस तरीके से सहज भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए, कबीर की भाषा सहज नहीं है। कबीर की भाषा में जटिलता है, योग के शब्दावली है, पंचमेल खिचड़ी है उनकी भाषा, कई शब्दों का इस्तेमाल किया है, कई भाषाओं का, तो कविता समझ में नहीं आती, है ना। तो इससे, जैसे एक जगह कहते हैं अपने दोहे में कि 8 पहर का दाछड़ा मुंह पे सहा ना जाई। अब 8 पहर का दाछड़ा ये राजस्थानी शब्द है, अब ये सबको नहीं समझ में आएगा। इसी तरीके से अपने एक दोहे में उन्मनी शब्द का प्रयोग करते हैं, योग के शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप योग के शब्दावलियों को नहीं जानते, राजस्थानी, अवधी, ब्रज, इन सभी भाषाओं के आ से आप नहीं समझते, तो कबीर के दोहे का अर्थ बताना मुश्किल है। तो कबीर के पर आप व्याख्या कर रहे हैं तो थोड़ी आलोचना भी कर दीजिए एक लाइन में कि कबीर की भाषा उनका वैशिष्ट भी है और उनकी कई मामलों में उनकी थोड़ी कमजोरी भी है, जिससे उनकी पंक्तियों को समझने में पाठक को कठिनाई आती है। तो जहां-जहां लगे वहां हम गुण, जो रचना का गुण है, रचनाकार का गुण है, उसका भी उल्लेख करेंगे और कहीं-कहीं अगर कोई कमी आए, कोई कहीं किसी जगह कोई कमी दिखानी है, तो हाँ दिखा देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और दूं, प्रसाद जी की रचना कामायनी हिंदी का एक महान काव्य है, आधुनिक महाकाव्य के तौर पर उसकी पहचान होती है। लेकिन कामायनी की भाषा शैली को लेकर दिनकर जी ने आलोचना की है। तो कुछ बातें अगर आलोचना की अगर आपको लगती हो तो वहां आप दिखा दें, जिसे लगता हो, जिसे पता चले कि आपने पढ़ा है, कामायनी पर आपने आलोचना अच्छे से आपने देखी है, तो आप वहां उनकी भाषा पर, जो दिनकर जी ने कहा है कि दोष रहित दूषण सहित, है ना, वो वाली बात कहीं कोई अगर फिट लगती हो तो आप वहां दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से उसका खंडन भी कर सकते हैं। व्याख्या में कोई ऐसी बात ना लिखिए आप जो अप्रासंगिक हो, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। व्याख्या में जितने जो पंक्ति हमें व्याख्या दी गई है, उससे रिलेटेड जितने सारे पक्ष बनते हैं, हमें वही लिखना चाहिए। हमें ये नहीं कि गुरु के अंग, यानी कि गुरु को समर्पित कोई पंक्ति कबीर की दी गई है और हम उसमें कबीर की सामाजिकता पर बात कर रहे हैं, कबीर की दार्शनिकता पे बात कर रहे हैं। नहीं, हम सारी की सारी बातें गुरु के संबंध में भक्त संतों की जो राय है, कबीर की राय है, हम उसी के आसपास अपने उत्तर को लिखेंगे, याद रखिएगा। तो जो जहां जैसा वो प्रसंग हो, जिस प्रसंग में वो बात कही गई है, उसी प्रसंग की जानकारियों को हम अपनी व्याख्या में समाहित करेंगे, अन्य बातों को नहीं। इसमें एक बात मैं बता दूं कि व्याख्या का एक पैटर्न होता है और इस पैटर्न का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें एक अनुशासन में लिखना होता है। मनमाने तरीके से, मान लीजिए कि आप आलोचक हैं, तो किसी रचना की व्याख्या कर रहे हैं या उस पर आलोचना कर रहे हैं, तो आप अपने तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। आप उसके आलोचना के सिद्धहस्त हैं और आप जो कहना चाहे कर सकते हैं। मान लीजिए डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल हिंदी के प्रोफेसर हैं और रहे, और उन्होंने कबीर पे किताब लिखी है। अब वो कबीर पे जो चाहे, जिस तरीके से चाहे कह सकते हैं, अपने शब्दों में अपनी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन हम यदि एक बतौर कैंडिडेट अगर हिंदी साहित्य के एग्जाम में लिख रहे हैं, तो हमें इतनी छूट नहीं है कि हम मनमाने तरीके से जो मन में आए वो कह दें। नहीं, हमें तो अपने अनुशासन में और जो बड़े रचनाकारों, आलोचकों को जो हमने पढ़ा है, उसी दायरे में हमें लिखना है। और उस दृष्टिकोण से आप ये 5 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले व्याख्या में संदर्भ देते हैं, फिर प्रसंग देते हैं, फिर उसके शाब्दिक अर्थ बताते हैं, फिर भाव और शिल्पगत सौंदर्य, दोनों भाव पक्ष भी और शिल्प पक्ष भी, और फिर अगर उन पंक्तियों की कोई प्रासंगिकता नजर आती हो, यानी कि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता
उनकी प्रासंगिकता नजर आती हो तो प्रासंगिकता का भी उल्लेख कर देते हैं। क्या करते हैं इन सब पॉइंट्स के अंदर, थोड़ा मैं एक झलक ये भी बता दूं। देखिए, जो संदर्भ है उस संदर्भ में 2-3 बातें आपको देनी होती है। जैसे कि सबसे पहले तो ये आप बताइए कि जो व्याख्याय पंक्ति है वो किसकी है? व्याख्याय पंक्ति किसकी है ना? यानी कि किस रचना की, किस रचनाकार की है, किसकी है ना? व्याख्याय पंक्तियां किसकी है? सबसे पहले तो ये। दूसरी बात ये आप दीजिए कि किसकी है या किस रचना से, किसकी है और किस रचना से है, पहले ये बताएंगे किस रचना से है और किसकी है, ठीक है ना? फिर उसके बाद हम देंगे रचनाकार का परिचय। रचनाकार का परिचय दे देंगे और परिचय में हम बता देंगे ये संक्षेप में परिचय देंगे और परिचय में हम ये बता देंगे कि रचनाकार जो है वो किस धारा से आता है ना? रचनाकार का संबंध किस कालखंड से, जैसे हिंदी साहित्य का 4 कालखंड है, आप सब जानते हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो रचना, मान लीजिए कि हम लोग निराला की किसी पंक्ति पे व्याख्या कर रहे हैं, तो हम बताएं कि निराला जो है वो छायावादी काव्य आंदोलन, छायावाद के प्रतिनिधि कवियों में से एक है, या छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में से। वहां ये भी लिख सकते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभ कवियों प्रसाद पंत महादेवी के साथ निराला प्रतिनिधि कवि हैं और उनकी रचना राम की शक्ति पूजा या फिर कुकुरमुत्ता, उनकी दूसरी रचना जहां से ली गई है, उससे ये पंक्ति ली गई है। तो रचनाकार का परिचय भी हम देते हैं। कबीर की बात कर रहे हैं तो हम कबीर का भी उल्लेख कर देते हैं कि कबीर जो है वो भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति धारा है उसमें ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और उनका ये दोहा है, उनकी ये साखी है। तो हम कालखंड भी बता देते हैं, रचनाकार किस पृष्ठभूमि से है और उसकी कौन सी रचना से ली गई है। यानी कि संदर्भ, जिसे अंग्रेजी में रेफरेंस कहते हैं, हम ये रेफरेंस देते हैं कि आखिर ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं और उसका रचनाकार कौन है और रचनाकार किस कालखंड में आता है। तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि हम रचनाकार से भली भांति परिचित हैं और रचना को भी हमने पढ़ा है। क्लियर है ना? इसके बाद हम देते हैं प्रसंग, और प्रसंग में हम क्या लिखते हैं? प्रसंग में हम देते हैं कि ये पंक्तियां, जो व्याख्याय पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां जो हैं ये कब आती हैं? ये पंक्तियां रचना में कब और कहां आती हैं? कब और कहां आती है ना? ये आप बताएं कि मालूम चले कि आपने रचना को पढ़ा है। ये पंक्तियां रचना में कब और कहां आती हैं? अगर संवाद है ना? अगर संवाद है तो ये संवाद किसका है, यानी किस पात्र का है और कब का है, और कब का है, यानी कि कब का है, मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, कब का है यानी कि कब कहा गया, ये पंक्तियां कब कही गई है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इस प्रसंग में हमें ये बताना है कि किस प्रसंग में ये पंक्ति आती है, ठीक है ना? याद रखिएगा कि प्रसंग में हमें प्रसंग बताना होता है कि किस प्रसंग में ये पंक्ति आई है। बस इतना सा, कम शब्दों में, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कबीर की कोई पंक्ति, की कोई साखी पर आप व्याख्या कर रहे हैं। कबीर का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कबीर पहले कवि हैं हमारे पाठ्यक्रम में। तो कबीर की पंक्ति तो किसी से कोई कह नहीं रहा है, या कोई घटना तो उसमें है नहीं, कबीर के दोहों में कोई कहानी तो है नहीं कि किस संदर्भ कहाँ ये आया है। तो क्या बताएंगे प्रसंग में? प्रसंग में हम बता देंगे कि किसके बारे में ये पंक्ति कह रही है। तो मान लीजिए कि गुरुदेव को अंग से पंक्ति, अगर उनकी कोई साखी ली गई है, तो बता दीजिए कि इसमें कबीर ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए ये पंक्ति कहते हैं या ये साखी कहते हैं, ठीक है ना? कबीर की रचनाओं में गुरु की महिमा का बढ़ चढ़कर बखान किया गया है
और ये पंक्ति भी गुरु की महिमा का को ही निरूपित करती है, या गुरु को सर्वाधिक महत्व देते हुए कबीर इन पंक्तियों में ये कहते हैं। तो ये प्रसंग हो गया। अगर मान लीजिए कि जायसी की रचना पद्मावत पे आप लिख रहे हैं, तो आप बताइए वहां 2 खंड हमें पढ़ना है, सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड। तो बता दीजिए कि इसमें नागमती राजा रत्न सेन के जाने के बाद वियोग की दशा में है, और उसी संदर्भ, उसी प्रसंग में ये बात कवि जायसी लिखते हैं। तो हम बता देंगे कि किस प्रसंग में ये बात आई है। इसके बाद आता है व्याख्या। व्याख्या में हम क्या करते हैं? व्याख्या में हम व्याख्याय पंक्तियों की, जो व्याख्याय पंक्तियां या अंश कह लीजिए, या अंश, उसका पूरा हम अर्थ स्पष्ट करते हैं, पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट करते हैं, है ना। और अर्थ स्पष्ट करना होता है, याद रखिएगा। और अर्थ स्पष्ट करने का मतलब है पूरा का पूरा अर्थ, आसे नहीं, पूरा का पूरा अर्थ आपको यहां बताना होता है इसमें, ठीक है ना। पूरा का पूरा अर्थ बताइए। और यदि कोई कठिन शब्द है, कोई अगर कठिन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उन कठिन शब्दों का अर्थ भी आप अलग से रख सकते हैं, है ना। अगर कोई कठिन शब्द आया है तो कठिन शब्दों का अर्थ भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि प्राय कठिन शब्द और ऐसे भाषागत कोई अगर प्रयोग कवि ने किया है तो उसे हमें दिखाना चाहिए। तो व्याख्या में सीधे सीधे सपाट तरीके से हम उसका आशय लिख देंगे। व्याख्या में 2 तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो आप व्याख्या करते समय ही जो वैशिष्ट है वो यहां दिखा सकते हैं, या फिर अलग से विशेष लिखकर आप इसके वैशिष्ट को दिखा सकते हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं कि भाव सौंदर्य, यहां व्याख्या करने के बाद आप क्या करेंगे? विशेष आप लिख देंगे, और विशेष लिखकर वो सारी बातें आप दिखा सकते हैं। और विशेष में क्या दिखाएंगे आप? विशेष में आप दिखाएंगे भाव सौंदर्य, जो पंक्तियों का भाव सौंदर्य है वो, और शिल्प सौंदर्य। मैं आगे उसकी चर्चा कर रहा हूं, शिल्प सौंदर्य। तो आप ऐसा विशेष लिखकर भी आप दिखा सकते हैं, पॉइंट बना बनाकर, या तो व्याख्याएं लिखने के बाद पैराग्राफ में भी वो पंक्ति दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच्छा तरीका ये है कि बेहतर तरीका ये है कि आप इसमें विशेष लिख के लिखें, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि विशेष लिखकर लिखेंगे तो आपको आसानी होगी, बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए विशेष का प्रयोग करें, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। विशेष का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर ये हो सकता है। इसके बाद देखिए, जैसे भाव आपको बताना हो तो इसमें क्या क्या चीजों का जिक्र आप करेंगे। जैसे आपको भाव सौंदर्य बताना है तो भाव सौंदर्य में आप 3-4 चीजों का इसमें उल्लेख जरूर करें। जैसे कि भाव सौंदर्य लिखते समय बताएं कि उसका कथ्य क्या है। कथ्य में अगर कोई राष्ट्रीयता की बात है, सौंदर्य बोध की बात है, आम जन की कथा है, कोई मौलिक बात कवि ने कही है, कुछ ऐसी बात कवि अगर कोई खास अगर उल्लेख कर रहा है तो उसका हम इसमें जिक्र करते हैं। रस की हम बात करते हैं, खैर रस तो शिल्प पक्ष का है, लेकिन रस भाव में हम रस की बात करते हैं। विचार दृष्टि की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि मुक्ति बोध पे हम लिख रहे हैं, तो मुक्ति बोध पर लिखते समय हम लोग मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं, है ना। प्रसाद जी पर लिखते हुए हम लोग उनका जो शैव मत के प्रति उनका जो दर्शन है उसकी हम लोग बात करते हैं, है ना, कि कहाँ से ये रचना ली गई है, रचना की जो प्रेरणा है वह कहाँ से कवि ने ली है, तो उसका भी हम लोग उल्लेख करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये आपको जब भाव पक्ष बताते हैं तो रचना में संवेदना के स्तर पर क्या कवि ने नया मौलिक प्रयोग किया है। जैसे आप राम की शक्ति पूजा देखिए, तो राम की शक्ति पूजा में निराला ने राम की कथा में से नए तत्वों को निकाला है, और उसमें से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि राम और रावण के युद्ध में राम बार बार पराजित होते हैं, और ये पराजय सही मायने में किसी भी युग में किसी ईमानदार व्यक्ति की पराजय है, सत्यवादी व्यक्ति की पराजय है, जो सत्य के पक्ष में, सत्य नैतिकता और धर्म के पक्ष में खड़े होने के बावजूद हारता रहता है।
ये अलग बात है कि अंत में सत्यमेव जयते वाली बात होती है, सत्य जीतता है और असत्य पराजित होता है। लेकिन शुरू में राम का पराजय हर युग में एक अच्छे व्यक्ति का, ईमानदार व्यक्ति का अपने जीवन में पराजय है, जो हमें बहुत प्रभावित करता है। और निराला उसी बात को वहां दिखाते। कुकुरमुत्ता की अगर हम बात करें, उनकी कविता है कुकुरमुत्ता, उसकी पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें हम इस बात को दिखा सकते हैं कि कवि ने किस तरीके से एक अभिजात वर्ग के सामने, अभिजात समाज के सामने सामान्य जन की प्रतिष्ठा को यहां रूपायित किया है, रेखांकित किया है। गुलाब के समक्ष कुकुरमुत्ता की वो तारीफ करते हैं। तो गुलाब और कुकुरमुत्ता ये दो वर्ग के प्रतिनिधि हैं। एक तरफ गुलाब जो है वो अगर अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो कुकुरमुत्ता जो है समान जन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और उसमें निराला जो है सामान्य जन की प्रतिष्ठा करते हैं। तो इस ढंग से जो भाव सौंदर्य है उसको हम लोग उसमें दिखाते हैं। कल्पना अर्थात यथार्थ चित्रण के साथ साथ कोई और ऐसी बात कवि ने की है। अब शिल्पगत सौंदर्य भी दिखा देंगे। शिल्पगत सौंदर्य में सबसे पहली चीज है कि भाषा शैली कैसी है, और हर रचनाकार की भाषा शैली का अपना कुछ वैशिष्ट है। कबीर की भाषा के बारे में हमने कहा पंचमेल खिचड़ी, मिलीजुली भाषा। सुर की भाषा में एकदम ठेठ ब्रज है। अगर हम तुलसी की भाषा देखें तो तुलसी की अवधि में ठेठ और तत्सम प्रधान अवधि है। उनकी उनकी अवधि बहुत परिमार्जित है। जायसी की अवधि आप देखिए तो जायसी के यहाँ अवधि एकदम ठेठ देसी अवधि है। अगर प्रसाद जी की बात कर रहे हैं तो प्रसाद जी की भाषा शैली में अगर राम की शक्ति पूजा में उन्होंने तत्सम प्रधान उदात्त भाषा शैली का प्रयोग किया है, तो कुकुरमुत्ता में उनकी भाषा एकदम बोलचाल आम भाषा है, सड़क सड़क छाप भाषा है। अबे सुन बे गुलाब, उन कविता में कहते हैं, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। तो एकदम सीधा सपाट सड़क वाली भाषा का प्रयोग करके आम जन के पक्ष को रखते हैं। तो भाषागत वैशिष्ट को बताइए, क्या विशिष्टता है, कलात्मकता है, कुशलता उसमें। बिहारी की भाषा को देखिए तो बिहारी की भाषा कमाल की है। छंद उसमें है, अगर अलंकार है, कोई बिंब है, प्रतीक है, शब्द शक्ति है, जितने भी शिल्प के पक्ष हैं, शिल्प के पक्ष क्या क्या है, काव्य रूप कौन सा है और उसकी भाषा शैली कैसी है, रस, छंद, अलंकार, बिंब, प्रतीक, फैंटेसी, कल्पना, ये जितने तत्व हैं ये शिल्प के पक्ष हैं। आप शिल्पगत कोई वैशिष्ट देख रहे हैं व्याख्या पंक्तियों में, उनकी चर्चा कर दीजिए, हो जाएगा। और अंत में प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब है कि वर्तमान में, है ना, वर्तमान में पंक्तियों की प्रासंगिकता या उपयोगिता। पंक्तियों की प्रासंगिकता यानी कि प्रासंगिकता का मतलब क्या हुआ, उपयोगिता। उपयोगिता भी हुआ और महत्व भी हुआ। उपयोगिता या फिर उसका महत्व। तो अगर वर्तमान में कोई उपयोगिता या महत्व दिखाई देता है उसका जिक्र कर दीजिए, तो प्रासंगिकता हो जाएगी। और प्राय पंक्तियों की प्रासंगिकता हम थोड़ी सी तलाश करेंगे तो निकल ही जाएगी। सारी पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन पंक्तियों को यदि हम ढूंढेंगे तो उसकी प्रासंगिकता हमें मिल ही जाएगी। हर पंक्ति की या हर रचना जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, वो सारी की सारी रचनाएं आज भी हमारे जीवन के सवालों के उत्तर देने में सक्षम है, और वो सब प्रासंगिक है, तो उनकी हम प्रासंगिकता दिखा देंगे। अब जल्दी से एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम इस क्लास को फिनिश करें। एक उदाहरण हमने लिया है बिहारी सतसई से, है ना, बिहारी सतसई से एक हमने उदाहरण लिया है। तो जरा देखिए बिहारी सतसई में बिहारी क्या कहते हैं और इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे। बिहारी सतसई में लिखते हैं बिहारी, तो परवारी उर्वशी। अच्छा, बिहारी का मैं परिचय थोड़ा दे दूं। आपको पता है कि बिहारी रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि हैं और कमाल की उनकी लेखन शैली है। कम शब्दों में बड़ी बड़ी बात कहने की कला अगर सीखनी हो तो आप रीतिकालीन कवियों और विशेषकर बिहारी से सीख सकते। बड़ी कल्पनाओं को कम शब्दों में ढालना, जिसे हम लोग कहते हैं कल्पना की समाहार शक्ति, और कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करना,
जिसे हम लोग कहते हैं भाषा की समासिकता, अगर ये आपको जानना और सीखने की जरूरत हो तो आप बिहारी को पढ़ सकते हैं। बिहारी श्रृंगार के कवि हैं और श्रृंगार के अलग अलग भावों, अनुभवों और उसके विभिन्न श्रृंगार के मिलन के संयोग के चित्र खींचते हैं बिहारी अपने सतसई में। यद्यपि सतसई का विषय और भी है, लेकिन सतसई में और भी विषयों पर लिखा है, लेकिन बिहारी का कमाल यह है कि बिहारी के दोहे जो हैं बड़े मारक हैं, कम शब्दों में बड़े प्रभावी हैं। आप जानते ही हैं बिहारी के दोहों के बारे में क्या कहा गया है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो बड़े गंभीर घाव करने वाले ये दोहे हैं। बहरहाल उसी सतसई से एक हमने दोहा लिया है और इसकी व्याख्या करने की कोशिश हम करते हैं। जो पैटर्न बताया उसी पैटर्न पर हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो पर वारी उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। अब यहां देखिए, उर्वशी शब्द का बिहारी 3 जगह प्रयोग करते हैं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो पर वारी उर्वशी, उस पर उर्वशी भी निक्षावर है। सुनी राधिके सुजान, है ना, राधिके के बारे में सुनकर, राधिका के बारे में, राधा के बारे में, तू मोहन के उर्वशी, राधिका को कहा जा रहा है कि आप मोहन के उर में बसी हैं। उर का मतलब होता है हृदय, और एक उर्वशी यानी कि उर्वशी वो जो मेनका उर्वशी वाली उर्वशी, है ना, तो उर्वशी जो सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती हैं। तो पर वारी उर्वशी, आप पर उर्वशी भी आपके सामने कम है ना, उर्वशी का सौंदर्य भी। तू मोहन के उर्वशी, और वह उर्वशी समान, वो उनके उर में बसी है। उर्वशी यानी कि उर में, हृदय में बसना, है ना। तो मोहन के उर्वशी, मोहन के उर में बसना, और एक उर्वशी समान, यहां कहा जा रहा है वो जो उर्वशी हैं उनके समान है। और यहां कहा जा रहा है कि आप पर उर्वशी भी निक्षावर हैं, आपके सौंदर्य पर उर्वशी भी फीकी है। ये बिहारी ने राधिका के सौंदर्य के बारे में कहा है। अब जरा हम लोग इस पैटर्न को, जो हमने व्याख्या की पैटर्न बताया, उसी पे आपको जरा इसका आशय बताएं कैसे लिखना है। सबसे पहले हम दे देंगे संदर्भ और प्रसंग। चाहे तो संदर्भ अलग भी लिख सकते हैं, प्रसंग अलग लिख सकते हैं। चाहे तो कम शब्दों में हमें लिखना है तो प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग को एक में भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कम शब्दों में लिखना है, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक में कर दिया। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी की सुप्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई से ली गई है ना, लिया गया है प्रस्तुत दोहा। आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा बिहारी के सतसई से उद्धृत है, ये भी कह सकते हैं। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिससे उनकी चर्चा होती है। बिहारी के दोहों में हम थोड़ा परिचय भी दे देंगे बिहारी का, कि बिहारी के दोहे में अर्थ की गहराई और विस्तार दोनों का गुण दिखाई देता है, और उनका जो मूल विषय है वो क्या है, श्रृंगार है। तो थोड़ा परिचय हमने दे दिया। चाहे तो अलग से भी थोड़ा प्रसंग दिखा सकते हैं। मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ यमक अलंकार, वैसे तो हम लोग वैशिष्ट बताएंगे बाद में, लेकिन थोड़ा प्रयोग करते हुए अपनी बात कह सकते हैं कि यमक अलंकार का चमत्कार प्रदर्शित करते हुए मुख्यतः कवि ने क्या किया है, राधा जी के सौंदर्य और श्री कृष्ण पर उनके प्रभाव का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में राधा जी के सौंदर्य और कृष्ण पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इन पंक्तियों में उसकी वो चर्चा करते हैं। अब व्याख्या बता देंगे। व्याख्या में हमने क्या बताया कि सीधे सीधे इसका हम अर्थ स्पष्ट कर देंगे। तो अर्थ स्पष्ट करते हुए हमने यहां लिख दिया है कि कवि बिहारी कहते हैं, हे चतुर राधिका जी, मैं आपके सौंदर्य पर परम सुंदर मानी जाने वाली अप्सरा उर्वशी को भी निक्षावर कर सकता हूं। आप सभी का मन मोहने वाले श्री कृष्ण के मन में उनके मन को भी मोह लेने वाली बनकर अथवा अप्सरा उर्वशी के समान होकर बस गई हो, या बस गई हैं, है ना, बस गई हैं। तो जरा पंक्तियां
कह रही हैं कि हे चतुर राधिका जी, मैं आपके सौंदर्य पर परम सुंदर माने जाने वाली अप्सरा उर्वशी को भी निछावर कर सकता हूं, है ना। आप सभी का मन मोहने वाले श्री कृष्ण के मन में बस गई हैं। उर्वशी, उर में बसने वाली, है ना। उनके मन को मोह लेने वाली बनकर अप्सरा उर्वशी के समान उनके मन में बस गई हैं। जरा पंक्तियां एक बार फिर देख लीजिए। तो पर वारी उर्वशी, आपके ऊपर उर्वशी भी निछावर है। सुनी राधिका सुजान, सुनिए राधिका चतुर, सुजान का मतलब चतुर। तू मोहन के उर्वशी, आप मोहन के उर में बसी हैं, हृदय में बसी हैं। वह उर्वशी समान, उस अप्सरा के समान। तो यहां राधिका के सौंदर्य का वर्णन कवि बिहारी करते हैं और इसमें वो रखते हैं। अब हम बता देंगे विशेष, विशेष यानी कि भावगत और शिल्पगत जो वैशिष्ट है वो बता देंगे। इसमें हमने दे दिया विशेष 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 बातें। बिहारी अपने संक्षिप्त वर्णन और नपे तुले शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का जगमगाता रूप निखार कर प्रस्तुत करते हैं। उनके थोड़े रचना वैशिष्ट के बारे में हमने एक बात कह दी जो यहां दिखाई दे रही है। उनके रूप सौंदर्य या रूप वर्णन, वैशंधि के चित्रण तथा मादक एवं गदराई युवावस्था की मधुर झलक मन को मुग्ध कर देती है। उनका ये वैशिष्ट है। संयोग के कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं, उनका ये दिखाई देता है। बिहारी अपने संक्षिप्त वर्णन, अच्छा रिपीट है यहाँ, दोहे में, इस दोहे में हम बताएंगे। दोहे में कवि ने राधा की स्तुति की है, किंतु इस दोहे में भक्ति भावना से अधिक कवि ने अपने अलंकारिक कौशल को दिखाने की कोशिश की है या चेष्टा की है। क्योंकि यहां यमक अलंकार उर्वशी का अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है, तो अलंकारिक भाषा शैली में वो अपने भाव का चमत्कार दिखाते हैं। तो ये हमने यहां बता दिया। यहां जो उर्वशी है, उर्वशी शब्द में यमक अलंकार है, इसका जिक्र कर दिया और इसके चमत्कार को कवि ने दिखाया है। प्रथम उर्वशी में 3 जगह उर्वशी का प्रयोग हुआ है। प्रथम उर्वशी शब्द का अर्थ उर्वशी अप्सरा से है। दूसरे उर्वशी शब्द का जो अर्थ है वो हृदय में बसी हुई है, बसी हुई जो उर्वशी, हृदय में बसना। और तीसरे उर्वशी शब्द का अर्थ क्या है कि उर्वशी और हृदय को वश में करने वाली। उर्वशी, उर्वशी, उर को, हृदय को अपने बस में करने वाली। इस प्रकार इस शब्द में यमक अलंकार है। शब्द आया है उर्वशी, लेकिन उसका आशय अलग अलग हो गया है। यमक अलंकार याद कीजिए, जिसका एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए व पाए बोराए। तो कनक, एक कनक का एक मतलब अलग मतलब है, एक सोना से है और एक धतूरे से है। उसी ढंग से उर्वशी का आशय अलग अलग है। वो एक उर्वशी का मतलब है उर में बसी हुई और हृदय में बसी हुई, और एक उर्वशी का मतलब है आपका अप्सरा उर्वशी। तो कवि ने भाषा पर अपने असाधारण अधिकार का परिचय कराया है, एक विशिष्टता बता दी। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक और चमत्कार प्रदर्शन की है, क्योंकि यहां बिहारी ने चमत्कार दिखाया है कि जो पढ़े वो एकदम उसके प्रभाव में आ जाए। और अंत में प्रासंगिकता दिखा देंगे, 2 पॉइंट बता देंगे कि कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समासिकता बिहारी से सीखी जा सकती है, क्योंकि यहां भी उन्होंने दिखाया है एक बड़ी कल्पना। राधा के सौंदर्य का जिक्र करते हुए, उल्लेख करते हुए उन्होंने एक बड़ी कल्पना की है, और अप्सरा उर्वशी से तुलना करते हुए कवि के कृष्ण कृष्ण के उर में बसने वाली बड़ी एक लंबी उनकी कल्पना है, जिसको कम शब्दों में दोहा जैसे छोटे छंद में उन्होंने समाहित कर दिया है। तो दोहा एक छंद का नाम है, दोहा छंद में उन्होंने इसे रखा है। और दूसरी बात यह भी है कि काव्य कला आज के कवियों के लिए भी प्रेरणादायी है, बिहारी की काव्य कला, क्योंकि कम शब्दों में अधिक बात कहने की कला हम बिहारी से सीख सकते हैं। बिहारी आज के कवियों के लिए भी प्रेरणादायक हैं, क्योंकि एक कवि से, एक लेखक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहे, उसकी अभिव्यक्ति ज्यादा हो लेकिन शब्दों का प्रयोग कम हो। बिहारी इसी के कवि हैं, इसी के कलाकार हैं, कम शब्दों में बड़ी बात कहते हैं और
बहुत मारक बात कहते हैं, प्रभावशाली बात कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बिहारी के बारे में प्रचलित है, उनके दोहों के बारे में, सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। कम शब्दों में मारक अभिव्यक्ति अगर सीखनी हो तो हम बिहारी से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से व्याख्या में हम एक पैटर्न है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, भावगत सौंदर्य, शिल्पगत सौंदर्य और प्रासंगिकता, ये पैटर्न को फॉलो करते हुए हम व्याख्या में अच्छा कर सकते हैं। इस पैटर्न पर हम लिख सकते हैं। आज मैं यहां रुकूंगा। अगली क्लास में ये पूरी एक सीरीज में शुरू कर रहा हूं जिसमें हमारे सिलेबस में जितनी रचनाएं हैं उन सब की पूरी व्याख्या आपको इस सीरीज में मिलेगी। मैं सबकी व्याख्या आसान शब्दों में सरल तरीके से करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।